एपिसोड 62। ब्रेकिंग न्यूज। क्वीन लारा न्यूज हेडलाइन में। अनन्या कॉलेज पहुंची तो एंट्रेंस गेट पर ही उसे ईशान दिखा। वो शायद उसी का वेट कर रहा था। अनन्या ने आसपास देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट आ जा रहे थे और वो सबकी नजरों में नहीं आना चाहती थी, इसलिए चुपचाप साइड से जाने लगी। ईशान ने यह देखा और उसे आवाज लगाते हुए बोला, हे, क्या तुम फिर से मुझे भागने की कोशिश कर रही हो? अनन्या ने यह सुना और उसका सारा मूड बिगड़ गया। वो लड़का, उसे सच में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ईशान जल्दी से उसके पास गया और बोला, तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? अनन्या रुकी नहीं, वो आगे चलते हुए बोली, क्योंकि मुझे नहीं आना था इसलिए। ईशान बोला, ओह, मुझे लगा तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो, इसलिए नहीं आई। अनन्या बोली, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो ईशान ने जवाब दिया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, और हंसने लगा। अनन्या ने उसे घूर कर देखा और मनी ही मन बोली, सही कहा, ये बेवकूफ़ ऐसा ग्लू है जिसे बस चिपकना आता है, चाहे सामने वाले की मर्जी हो या ना हो। पता नहीं कैसे श्रुति को यह पसंद आ गया। उसे मुंह बनाता देख ईशान ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम मुझे मन ही मन गाली दे रही हो? अनन्या ने उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर हिला दिया। तो ईशान चिढ़ते हुए बोला, ओह कम ऑन, अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जो तुम्हें मुझे मन ही मन गाली देनी पड़े। खैर छोड़ो, और ये बताओ, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो अनन्या मासूम बनते हुए बोली, क्या तुमने मुझे मैसेज भी किया था? ईशान ने आंखें छोटी करके उस लड़की को देखा। क्या उसका साफ तौर पर झूठ बोलना सही था? लेकिन वो अनन्या थी और उसने उससे कभी सच बोला भी तो नहीं था। इस बारे में सोचते हुए वो भी रिलैक्स हो गया और तभी उसे वो बात याद आई जो उसे काफ़ी समय से परेशान कर रही थी। वो बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरे डैड को कैसे जानती हो? यह सुनकर अनन्या के कदम कुछ थम से गए। उसने इस बारे में सोचा और कुछ ना बोलना ही ठीक समझा। उसे जवाब ना देता देख ईशान आगे बोला, क्या तुम इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताने वाली? अनन्या ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर ईशान बोला, ओके, मत बताओ, मैं वैसे भी बाद में इस बारे में पता लगा लूंगा। अनन्या ने अपनी आंखें सिकुड़ कर उसे देखा और ईशान हंसने लगा। इसी बीच अनन्या का क्लासरूम आ गया। वो अंदर जाने लगी, तभी ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या ने ईशान के हाथ को देखा और उसका चेहरा एकदम से कठोर हो गया। वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही ईशान ने अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा, अरे वेट, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। अनन्या ने आसपास देखा तो सबकी नजरें उन्हीं दोनों पर थी और सब उन दोनों को देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उसने कभी ये सब फेस नहीं किया था। वो ज्यादातर अकेले ही रहती और किसी से बात भी नहीं करती। अरशद के साथ होने पर भी कोई उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन इन 6 महीनों में सिर्फ ईशान की वजह से उसे यह सब झेलना पड़ रहा था। वही ईशान अपनी बात शुरू करते हुए बोला, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे लगा अब तुम कॉलेज नहीं आओगी और हमारी बात नहीं हो पाएगी, और मैंने मन में तुम्हें लेकर जो क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे मेरा फ्रस्ट्रेशन बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं लगा पाऊंगा। आफ्टर ऑल, तुम मेरी लाइफ की एक ऐसी मिस्ट्री हो जिसे मैं आज तक सोल्व नहीं कर पाया। मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा और मुझे एहसास हुआ, अभी फाइनल एग्जाम में 6 महीने बचे हैं, तो क्यों ना तुम्हारे साथ मैं भी इंटर्नशिप कर लूँ। अब से हम दोस्त और वो सो कॉल्ड भाई बहन के साथ साथ अब हम कलीग भी है। अनन्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह बेवकूफ़ अब वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। उसने उदास चेहरे के साथ ईशान को देखा और मन ही मन बहुत सारी गालियाँ दे दी। वो बोली, मैं अभी सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। ईशान बोला, तुम हो गई हो, मैंने इस बारे में पहले ही पता कर लिया है। ईशान ने अपनी बात कही और क्लास के अंदर चला गया। प्रोफेशन के टेबल पर सामने खड़े होकर उसने पूरी क्लास को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हे गाइज, आई नो आप सब अभी सोच रहे होंगे मैं अनन्या से क्या बात कर रहा था। एक्चुअली अनन्या ने एसके ग्लोबल में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। ये सुनकर एक पल के लिए पूरी क्लास हैरान होकर अनन्या को देखने लगी। ईशान ने आगे कहा, और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसने ये इंटरव्यू क्लियर कर लिया है एंड मंडे से उसकी ज्वाइनिंग है, तो वो नेक्स्ट 2 मंथ कॉलेज नहीं आएगी। सबसे ज़रूरी बात, इस बीच कोई भी उसके बारे में कोई गलत अफवाह नहीं फैलाएगा। वो मेरी बहन है और मेरी बहन पर उंगली उठाने वाले का मैं हाथ काट सकता हूँ, इसलिए उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अपनी बात पूरी करने के बाद ईशान ने वार्निंग लुक देते हुए पूरी क्लास को देखा। पूरी क्लास हैरान होकर कभी उसे देखती तो कभी अनन्या को। अनन्या खुद भी इन सब से हैरान थी।
ईशान ने स्माइल करते हुए अनन्या को देखा और उसके पास जाते हुए बोला, आई नो तुम मुझसे बात इसलिए नहीं करती थी क्योंकि तुम्हें डर था सब हमारे बारे में बात करेंगे, बट डोंट वरी, मैंने तुम्हें कभी गलत नजरिए से नहीं देखा। अनन्या ने उम्मीद नहीं की थी कि ईशान ये सब कहेगा। आज पहली बार उसे देखते हुए उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आई। तभी ईशान ने कुछ ऐसा कहा जिससे अनन्या का मुंह बन गया। वो बोला, सच कहूँ तो तुम मेरे टाइप की ही नहीं हो, तुम में वो बात नहीं है जिसे देखकर मैं इम्प्रेस हो सकूं। डैड ने सही कहा था, तुम मेरी सिस्टर बनने के ही लायक हो। अनन्या ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। वो और उसकी बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे और उसे इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। ईशान ने एक बार फिर पूरी क्लास को देखा और वहां से चला गया। उसके जाते ही स्टूडेंट की फुसफुसाहट बढ़ गई। ऑफ कोर्स वो इस बारे में बात करने से खुद को रोक ही नहीं सकते थे। अनन्या ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वो खुश थी कि ईशान ने सामने से सब क्लेरिफाई कर दिया। दूसरी तरफ एलिगेंस होटल जो कि इंपीरियल इंडस्ट्रीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसके 7th फ्लोर पर वीआईपी लाउंज में अरशद कुछ लोगों से किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहा था। तभी एक दर्द भरी चीख से सबका ध्यान दरवाजे की ओर चला गया। अरशद के बॉडीगार्ड एक आदमी को खींचकर उसके पास लेकर आ रहे थे। उस आदमी ने वेटर की व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी थी जो उसके खून से लाल हो चुकी थी। बॉडीगार्ड ने उस आदमी को अरशद के सामने पटक दिया। उसे देखते हुए अरशद के एक्सप्रेशन काफ़ी कठोर थे। वो कुछ दिन पहले एक फॉरेन क्लाइंट के डिनर कर रहा था। किसी ने नहीं सोचा था इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी एक वेटर अरशद के ऊपर गोली चला देगा और वहां से भागने में भी कामयाब हो जाएगा। पर कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, अरशद के लोगों की नज़रों से बचकर कोई ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। जल्द ही वो पकड़ा गया और अभी वो अरशद के सामने जख्मी हालत में था। तभी डैनियल भी वहां आ गया। उसके हाथ में गन थी। उसने गन अरशद के सामने रख दी, फिर उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, हमने गन के बारे में पता किया। ऐसी गन सिर्फ क्वीन बनाती है। यह दिखने में भले ही किसी नॉर्मल गन की तरफ दिखती है, लेकिन असल में यह आराम से एक राइफल गन का मुकाबला कर सकती है। यह कहते हुए डैनियल ने गन के लोगों को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ घुमा दिया और अगले ही पल गन की गली एक थोड़ा ऊपर एक छोटा सा होल दिखाई दिया। एक तेज लाल रोशनी होल से निकलकर बाहर आई। उस रोशनी का काम सिर्फ टारगेट को पॉइंट आउट करने के लिए था। अरशद को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन उसके साथ बैठे उन आदमियों की आंखें चमक उठी। डैनियल ने आगे कहा, यह आदमी जो वेटर की यूनिफॉर्म में है, असल में ये क्वीन का ही एक आदमी है जिसे स्पेशली आपको शूट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन डैनियल ने रुकते हुए उस आदमी को देखा जो बुरी तरह जख्मी हालत में फर्श पर पड़ा था। वो बोला, इसने जानबूझकर आपके हाथ को शूट किया, शायद यह आपको मारना नहीं चाहता था। अरशद उस आदमी को देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन प्लेन था, जिससे कोई भी उसके अगले मुंह का अंदाजा नहीं लगा सकता था। अरशद ने डिसीजन लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया। इसे पुलिस के हवाले कर दो, साथ ही इस बात को मीडिया तक पहुंचा दो। अरशद की बात सुनकर वहां बैठे क्लाइंट की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। ऐसा नहीं था कि वो सब शरीफ थे, बस बात यह थी वो सच में उसके इस डिसीजन से हैरान थे। उनके हिसाब से अरशद को या तो उस आदमी को मार देना चाहिए था या छोड़ देना चाहिए था। जैसा कि अरशद ने कहा था, आधे घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं सभी न्यूज़ चैनल पर क्वीन के बारे में न्यूज़ थी। उनके हिसाब से अंडरवर्ल्ड की क्वीन लारा ने एक बार फिर एक बिजनेस टाइकून को अपना निशाना बनाया। किस्मत से उस बिजनेसमैन की किस्मत अच्छी थी। वो कॉलेज से बाहर आते वक्त अनन्या ने सभी स्टूडेंट को फोन में न्यूज़ देखता देखा। सबके मन में उस बिजनेसमैन के लिए सहानुभूति थी, साथ ही वो उसके बारे में जानना चाहते थे। लेकिन मीडिया ने उस बिजनेसमैन की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया था। कुछ लोग तो अंदाजा लगा रहे थे। मीडिया को भी उस बिजनेसमैन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अनन्या ने भी न्यूज़ सुनी। वो अंदाजा लगा सकती थी वो हिडन बिजनेसमैन कोई और नहीं, खुद उसका हस्बैंड अरशद था। क्वीन लारा के बारे में सोचते हुए उसे अरशद की चिंता होने लगी। वो यह तो जानती थी कि अरशद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो उसके एडी होने की आइडेंटिटी से पूरी तरह अनजान थी। वो बस किसी भी हालत में अरशद से मिलना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी वीआईपी एग्जिट की तरफ जाने लगी। उसने ध्यान नहीं दिया कोई उसका पीछा कर रहा था।